जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, जब तक तुम में ईमानदारी, भक्ति और विश्वास है तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, जब तक ईमानदारी, जब तक भक्ति और जब तक विश्वास आपके अंदर है तो मेरे हिसाब से और यूनिवर्सल लॉ के अनुसार आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने समर्पण के प्रति जो है आप भक्ति रखिए और अपने ऊपर जो है इतना आत्मविश्वास रखें कि आपको कोई ना हरा पाए। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, ई नीलामी पोर्टल है, बैंक नेट नाम है इसका शुभारंभ किसने किया है? तो किया है सचिव एम नागराजू जी ने। कल्याण साहू और शशि टंडन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ये खबर महज 4 से 5 दिन पहले की है, लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ, 4-5 दिन ही मतलब 2 से 3 दिन पहले की ये खबर है, क्योंकि इस्तीफा तो दे दिया था। इनके पार्टी जो है, जो इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी ने भी अब इनको जो है इनका कहा जा सकता है कि विरोध करना चालू कर दिया है और विरोध करने के साथ साथ अब जो है ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बहुत ही जल्द यहाँ चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में नया प्रत्याशी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि संसद भी अब 24 मार्च तक निलंबित कर दी गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री तो किसी न किसी को रखना है, तो मंत्री पद में ये रहेंगे, लेकिन जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर इनका विरोध की बात करें तो कनाडा में इसी साल आम चुनाव है। जस्टिस ट्रूडो चौथी बार चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रहे थे, मगर पार्टी के अंदर उनके खिलाफ विरोध तेजी से बढ़ने लगा और टोरंटो और मॉन्ट्रियल के चुनाव उन्होंने लिबरल पार्टी ने हार गया। तो इससे और जो उनका विरोध है वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे कनाडा के। और एलन मस्क ने भी, कल की बात है कि इनको गर्ल की संज्ञा दे दी है। और जो अमेरिका के जो प्रमुख है, जो बाइडन बोलता हूँ भाई, क्या नाम है उनका, डोनाल्ड ट्रम्प जी जो है, उन्होंने भी इनको अलग संज्ञा से संबोधित किया है। वैसे वैश्विक स्तर की बात है, लेकिन विरोध चारों तरफ उनका हो रहा है। अब हार तो हार होती है भाई। ठीक है, चलो, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन देश बना है? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। याद रखिएगा, ब्रिक्स के टोटल 10 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। क्लियर? अब अगर हम बात करें, इधर आते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है। ये नए सदस्य थे। इससे पहले 2006 में, सितंबर 2006 में चीन के संघाई में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन 4 देश थे। बाद में 2010 में इसमें शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका, तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नाम परिवर्तित होते जाता है, ये अलग अलग नाम है। जैसे बी से जो है आपका ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। अब इसमें नए सम्मिलित देश हैं मिस्र, आपका इथोपिया, ईरान और संयुक्त राज्य अमीरात। अब इसमें इंडोनेशिया भी 2025 में शामिल हो गया है। अब हम बात करते हैं इसकी बैठक कहाँ होगी। इंडोनेशिया 10वां सदस्य है। 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन का ब्राज़ील जो है इस बार अध्यक्षता करेगा, याद रखिएगा। 2023 में
जो है ईरान में क्या कह रहा है, साउथ अफ्रीका ने वर्ष 2023 में ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया के साथ सऊदी अरब को जो है इसमें शामिल करा था। 2026 में ब्राज़ील अध्यक्षता होगी, है ना, जो कि रियो डी जेनेरियो में होगा। 2024 में कहाँ हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता रूस ने करी थी। क्लियर। 2021 में भारत वर्चुअल रूप से मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी अध्यक्षता किया था, जो कि 2020, 21 और 22 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी सम्मेलन की बैठक होती थी। क्लियर है। चलें आगे। चलो, ब्रिक्स की बात हमने कर ली, 2006 में बना है, जिसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, है ना, इंडिया और चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें ज्वाइन हुआ है। फिर उसके बाद 2000 आपका मैंने कब बताया, 2023 में सॉरी 2023 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और अरब कंट्री आई, मतलब संयुक्त राज्य अमीरात। अब इंडोनेशिया 2025 में इसमें जुड़ गया है। तो टोटल 10 सदस्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो अगला बढ़े आगे। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष घोषित किया गया है? इनका नाम है बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू जी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बहादुर सिंह सागू, आपको फोटो दिखाई दे रहा है। क्लियर। भारत में जितने भी एथलीट होते हैं उनको मतलब उनके खेल को संचालित करना, मतलब खेल को संचालित करने से मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, जो कि अपने मापदंडों को पूरा करके भारत का प्रतिनिधित्व करने के हैसियत से, और आप कहा जा सकता है कि मतलब कई खेलों में परफॉर्म करके पहुंचते हैं, तो उन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। जैसे कि एथलेटिक्स को व्यावसायिक रूप से आकर्षण बनाना, कोचिंग शिविरों के और जमीन स्तर पर विकास कार्यक्रम करना, मतलब कि कोचिंग प्रोवाइड करना, ये सब सारी चीज़ें भारतीय एथलेटिक्स को विश्व मंच पर ऊंचाइयों पर पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आदिले सुमरीवाला जो थे वो 2012 से अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन अब बहादुर सिंह सागू जी जो है वो अध्यक्ष हो गए। 32 से अधिक राज्य इसमें जो है इकाइयाँ हैं विश्व एथलेटिक्स संघ की, और ये मुख्य रूप से एथलीट्स के लिए काम करता है। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स संघ अगर इसका देखें तो इसको क्या कहते हैं, AFI, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन। 1946 में इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, विश्व एथलेटिक्स का काम करता है ना, पूरा सब चीज़ देखता है। बहादुर सिंह सागू इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर। चलो, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन मतलब 8.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने ये घोषणा की है। जैसा कि आपको सभी को पता है, अगर एक भारत का मैप हम बनाएं, इंडियन GS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर है आपका आलमगीरपुर, यहाँ है आपका दयामाबाद, और यहाँ पर शुद्ध कैंडोर मिलेगा आपको। तो ऐसे त्रिभुजाकार अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, आज से लगभग 100 साल पहले 1921 में। कौन खोजा था? तो दयाराम साहनी जी। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी 1921 में। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, ठीक है, जो कि सिंध नदी के किनारे है। ये हड़प्पा की खोज के बाद 1924 में सर जॉन मार्शल ने घोषणा की कि हमारे पास एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन सभी के समकालीन है। मतलब ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें आप कई नाम पढ़े होंगे, जिसमें धौलावीरा है, जहाँ पर गुजरात में स्थित है। उच्चतम निकासी व्यवस्था, मतलब उस क्षेत्र की निकासी, मतलब उस एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न था, मतलब कि और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि वहाँ की जितनी भी टाउनशिप जो क्वालिटी थी वो काफ़ी उच्च स्तरीय थी। मतलब कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 अंश के से जो है काट रही हैं। मतलब अगर ऐसे सड़क बनी हुई है
तो प्रॉपर जो है सड़क का मार्ग है ना, एक दूसरे को काट रही है 90 डिग्री के माध्यम से। घर बने हुए हैं, घर में निकासी व्यवस्था ऐसी दी गई है जो कि सीधा जाकर समुद्र से इसकी निकासी जाकर मिल जाती है, ऐसी व्यवस्थाएं थी यहाँ, है ना। और आपने लोथल सुना होगा, लोथल गुजरात में है, जो कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यता के साथ व्यापारिक इनकी गतिविधियों को देखा गया है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं यहाँ। लोथल पोर्ट था, बंदरगाह था। वैसे ही आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में है कालीबंगान, कालीबंगान में यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पशुपतिनाथ। क्या कहा मैंने? पशुपतिनाथ। इस पशुपतिनाथ को द्रविड़ियन सभ्यता का या द्रविड़ सभ्यता का या दक्षिण भारत की सभ्यता का भी प्रतीक माना जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए M.K. स्टालिन सरकार ने जो है क्या किया है, आपका इस सभ्यता को, जो ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे लेटर्स हैं, उन लेटर्स को डिकोड करने के लिए 8.5 करोड़ या $1 मिलियन देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। सॉरी, इधर इस लिपि में भाव चित्रात्मक है। ये भाव चित्रात्मक रूप से देखो कि कोई आपका तीर चला रहा है, कोई धनुष चला रहा है, इसको कोड डिकोड करना है, ऐसा बोला है। आप लोग भी अगर लिपि मतलब ज्ञाता होंगे तो इसको अगर खोज लोगों कि क्या बोल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, मतलब इसको पढ़ना संभव कर दिए तो 8.5 करोड़ रुपए पुरस्कृत किया जाएगा उस व्यक्ति को। ठीक है ना। तो ये सब सारी डिटेलिंग्स यहाँ दी हुई है। क्लियर? चलो, सिंधु घाटी लिपि और द्रविड़ संस्कृति के मध्य संबंध मैंने बताया। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग के अनुसार तमिलनाडु राज्य में जितने भी उत्खनन हुए हैं 70% एवं 90% चित्ररेखा सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है। तो इतिहास क्या है? इतिहास वही है जो एक दूसरे से मेल को संबंधित कर दे, ये एक दूसरे से मेल को जोड़ दे। वही क्या है? इतिहास है कि कभी ना कभी हाँ हम उस प्रकार के व्यक्ति रहे होंगे या हमारी सभ्यता उनसे मिलती जुलती रही होगी। जैसे कि पूरा पाषाण काल स्थिति भीमबेटका की गुफा आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पर से बड़े बड़े औजारों के जो है आपके साक्ष्य मिले हैं। मानव की जो आपकी मतलब दफनाई हुई बहुत सारी मतलब वो मिला है, हड्डियाँ मिली हैं। तो उन सभी चीज़ों को कोरिलेट करके एक दूसरे से संबंध बनाया जाता है। तो यही संबंध स्थापित करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए जो है ये मत रखा गया है। और ये मत को जो है आपका जो भी पास कर लेता है उसको पढ़ने योग्य बना लेता है, तो उसको 8.5 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ठीक है, चले बाकी एंशियंट हिस्ट्री बहुत जल्द चालू होने वाला है। मैं ही आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें हम सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और कहानी किस्सा भी पढ़ेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वहाँ से मतलब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने हड़प्पा बताया तो किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने। वैसे ही आपको मिलेगा क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदाड़ो, जिसको आपका राखालदास बनर्जी ने खोजा था, तो उससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। बड़े स्नानागार मिले हैं, वो स्नानागार में किस प्रकार से जो है लोग स्नानागार मतलब क्या होता है, स्विमिंग पूल में कैसे नहाते थे। तो आप नहाते थे मतलब कि कैसे उन लोग उसका उपयोग करते थे, कैसे उसमें पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्ति मिली, तो ये मातृ देवी है क्या, उसका नामकरण क्यों किया गया, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता को और करीब से देखना है तो मोहनजोदारो जो मूवी है ऋतिक रोशन की, उसको एक बार देखिए, उससे कुछ कुछ समझ में आएगा कि मोहनजोदारो से जो प्राप्त दुर्ग स्थल है, मतलब कि जो ऊंचा नगर है, जहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि हाई क्लास सोसाइटी रहती थी, उसको अलग रखा गया है, निम्न क्लास सोसाइटी अलग रखा गया। तो मतलब सोसाइटी का जो अभी हम देखते हैं कि कहीं जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, कहीं जो है छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, वो स्तर किस प्रकार से था, वो सब सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इंडोनेशिया क्षेत्र की तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पाई गई है? किसमें मिला है, तो सेपा हिजाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई ये, तो ये है त्रिपुरा में। कहाँ है, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा।
त्रिपुरा से एक इम्पॉर्टेंट याद रखना मेरे प्रिय साथियों, इसको हम पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भारत देश है, अब भारत देश में क्या क्या याद रख सकते हैं अपन। वीडियो को 2x में कर लेना सर, धीरे पढ़ाते हो कैसे करके। कर्क रेखा गुजरती है भारत देश से बीचों बीच से, है ना। पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो है वो क्या है, कर्क रेखा, और इसके नीचे 23.5 डिग्री क्या है, तो मकर रेखा। तो यहाँ पर स्थित है भारत, कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, जिसमें है पहला नंबर गुजरात, है ना। दूसरा है आपका क्या है आपका राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद है त्रिपुरा, और फिर उसके बाद है मिजोरम। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरता है क्या, तो कर्क रेखा। कहाँ, गुजरात, राजस्थान में छोटे से भाग में होता है 2 राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया वेस्ट बंगाल, और सातवां हो गया आपका त्रिपुरा, और आठवां हो गया मिजोरम। तो ये त्रिपुरा जो है याद रखिएगा कि कर्क रेखा से गुजरने वाली एक शहर है, ठीक है। तो हम देखें कि त्रिपुरा में सिपाही जिला वन्य जीव अभ्यारण्य में ये मिली है तितली इस प्रकार से, और अगरतला में है, ये राजधानी अगरतला में। भारत का पहला जैविक शहर है ये। मैंने जैविक राज्य पढ़ाया है क्या आपको, जैविक राज्य है सिक्किम, लेकिन जैविक शहर बोलेंगे तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्वेश्चन पूछता है। 18.53 वर्ग किलोमीटर में है। 2007 में जो इसकी स्थापना हुई है। बहुत सारी प्रजाति मिलती है, केकड़ा खाने वाला नेवला मिलता है यहाँ, है ना। और ये जो मतलब तितली है जिसको कहा जाता है बैंडेड रॉयल तितली, इसको भी संरक्षित किया जा रहा है, तो ये वंश वहाँ मिला है, ठीक। चलो अगला है, हाल ही में इंडस फूड 2025, मतलब कि फूड कहा जा सकता है सेमिनार या संस्करण, इंडस फूड मतलब क्या बोलते हैं, मेला लगा है, इस प्रकार से मान सकते हैं। कहाँ किया गया था, तो पहली बात 8वां संस्करण का उद्घाटन किसने किया पूछा है, तो श्री चिराग पासवान जी। ये चिराग पासवान जी क्या है, तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है चिराग पासवान जी श्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर 30 से अधिक देशों के लोग आए हैं, 2300 से ज़्यादा प्रदर्शनी करेंगे। खाने पीने का सामान जो है यहाँ पर लाकर प्रदर्शनी करेंगे, जो कि खाद्य सुरक्षा और पेय पदार्थों की सही नियोजन पे आधारित है, ठीक है। चले, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 47 में बना है, 1947 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक। चलो, निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अरे बाप रे, वियतनाम की राजधानी हनोई जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है आपका वो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, आसपास सबसे ज़्यादा निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आपका मतलब कहा जा सकता है कि घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, यातायात, ये सब सारी चीज़ों में उसके चक्कर में हो रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री है ट्रॉन होंग हा, प्रदूषण कम करने के लिए 50% कम कर देंगे क्या, तो बसों को, है ना, और 100% टैक्सियों को इलेक्ट्रॉनिक करने, मतलब यहाँ पर कोई भी पेट्रोल और डीजल टैक्सी नहीं चलेगी। ये इसका जो है इन्होंने घोषणा कर दी है। और जैसे जैसे हो रहा है प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत की बात करें हम, भारी यातायात, कचरा जलाना, खुले में कचरा जलाया जा रहा है। देखो इसकी स्थिति देखो होना ही की, ठंड आती होगी तो हालत ख़राब हो जाता होगा यहाँ, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया। भारत हो गया 1000 किलोमीटर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत पोर्टल का शुभारंभ किया अंतर्राष्ट्रीय क्राइम को रोकने के लिए। सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन किया जा रहा है। 6th नंबर का रिपोर्ट आया है जिसमें विभिन्न राज्यों में रसद की सुगमता को प्रदर्शित किया गया है। एमिलिया पेरेज नाम की फिल्म को
82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर दिया गया है गैर अंग्रेजी भाषा। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, इसके उपचार के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल लाया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका सही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष कौन होगा? आप फटाफट दीजिए इसका आंसर। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।